अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन और हुकूमत दोनों तैयार हो चुके हैं। नंबर गेम पूरे होने के दावे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं एक बार फिर, और दो तरफा हैं। नाजरीन, आज अपोजिशन की 9 रुकनी कमेटी ने जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद लाने की सिफारिश कर दी है। अपोजिशन की कमेटी के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी हो चुकी है। हुकूमती इत्तेहादियों की हमायत के बगैर भी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी और हुकूमती वजीर भी अपोजिशन को कल की बजाय आज ही अदम एतमाद लाने की पेशकश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान दावा कर रहे हैं कि आइंदा 48 घंटों में बड़ी खुशखबरी दूंगा। दोनों जानिब से एतमाद बला का है, मगर इसके बावजूद नाकामी का खौफ भी बदस्तूर। वजीर आजम के अवाम के रिलीफ पर रिलीफ देने, मुलाकातों पर मुलाकातें और लॉन्ग मार्च बमुकाबला लॉन्ग मार्च। सच तो यह है कि मुकाबला दू बदू है। प्यादे बदलने, एक दूसरे के मोरे खिसकाने और चाल चलने का चलन भी खूब तर है। कल वजीर आजम अपने अहम तरीन इत्तेहादी चौधरी बरदरान के घर पहुंचे। काफी का अलामती बयानिया ताईद से भरपूर था, मगर कनखियां रखने वाले ये खबर लाए हैं कि काफ लीग ने वजीर आजम को किसी किस्म की हमायत का यकीन नहीं दिलाया। बादज़ां काफ लीग के सीनियर तरीन रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने भी खुले लफ्जों में हुकूमती हमायत की तरदीद की। नंबर की गेम जबरदस्त मरहले में दाखिल हो चुकी है। अपोजिशन का दावा है कि 20 से 22 हुकूमती अरकान राब्ते में हैं और हुकूमत का दावा है कि अपोजिशन अरकान उनके साथ हैं। 22 लोगों से मेरी खुद बातचीत हुई है पिछले 3-4 महीने में। मेरा ख्याल है 2 दर्जन के करीब तो हैं। 5 वजीर भी हैं उसमें शामिल। PMLN के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों से भी रब्ता हुआ है जो तंग हैं अपनी लीडरशिप से। हमारे साथ खड़े हैं, तो जब मैं यकीन दिलाता हूँ कि 7 नवंबर को इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे और लोगों के साथ भी बात हो रही है। तो ये एतमाद का जो किस्सा है ये एक ड्रामा है। दावे हैं और मुसलसल हैं, किसका पलड़ा भारी है कतई तौर पे कुछ कहना कबल अज वक्त महसूस हो रहा है, मगर इत्तेहादियों के दाम बुलंद तर हैं। सियासी साजंदों की तमाम तर ताने गुजरात के सियासी खानदानों पर टूट रही हैं, मगर अपोजिशन को मुस्लिम लीग काफ के बगैर भी अदम एतमाद को कामयाब होता दिखाई दे रहा है। ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और रिजलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। यही यकीन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी है। पंजाब में लॉन्ग मार्च के दाखिल होने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक अदम एतमाद के जमहूरी हक को इस्तेमाल करने पर मुसर थे। उनका दावा तो ये है कि तहरीक अदम एतमाद मेरी जेब में है। जेब में अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। अवाम का एतमाद तो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबिल निकले शाह महमूद कुरैशी का लॉन्ग मार्च। सरकार से खताब में ये बहरहाल ये कह रहा है कि सरकार बंदे इकट्ठे कर रही है, और शुरा से अपने खताब में शाह महमूद कुरैशी साहब मुसलसल तौर पे कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक से हवा ही निकल चुकी है, और अगर अदम एतमाद से हवा निकल चुकी है, इत्तेहादी साथ खड़े हैं, तो अपोजिशन की भी नंबर गेम पूरी है। तो फिर मुलाकातों पर मुलाकातें, रिलीफ पर रिलीफ, खुफिया राब्तों की ज़रूरत ही क्या है, या फिर असाब शिकन इस सियासी अखाड़े में अभी रेफरी की विसल बजने का इंतजार है। इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल PMLQ और वफाकी वजीर ताहिर बशीर चीमा साहब। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। तारिक बशीर चीमा साहब, तारिक साहब आपकी जमात के ऊपर नजरें मरकूज हैं सबकी, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि अगले 48 घंटे बड़े अहमियत के हामिल हैं और बड़ी खुशखबरी वो देना चाह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब से भी वो राब्ते में है, मुकम्मल होमवर्क हो चुका है। इस पूरे खाके में उनकी खुशखबरी में आप किधर फिगर आउट कर रहे हैं मुस्लिम लीग काफ? देखिए जी, हमें कोई खबर नहीं है बिल्कुल कतन के अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं, क्या उनके प्लान्स हैं। मैंने तो कल से लेके आज तक सिर्फ ये सफाई दे रहा हूँ कि जब वजीर आजम साहब तशरीफ ले गए थे, उन्होंने मेहरबानी की थी, वो चौधरी साहब के यहाँ गए थे, तो मैं तो वो क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वहां पर क्या बात हुई है और क्या नहीं हुई है। बाकी मैं ये अदम एतमाद लाना ना लाना ये अपोजिशन का काम है। हम तो इस घड़ी तक तो हम इत्तेहाद में हैं, गवर्नमेंट में है। जब अदम एतमाद की तारीख आ जाएगी, हमारी एक पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग हुई थी, बड़ी सैर हासिल बहस हुई थी फॉर एंड अगेंस्ट। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब को इख्तियार दे दिया गया था कि वो जो मर्जी फैसला करें, मुशावरत करें, मीटिंग्स करें, मुख्तलिफ सियासी जमातों को, सियासी लीडरान को मिले, तो जो भी उनका फैसला होगा उस फैसले पर पूरी पार्टी अमल दरामद करेगी। अभी तक तो मेरे नॉलेज के मुताबिक चौधरी साहब ने अपना फैसला अनाउंस नहीं किया।
चौधरी साहब ने कतन ये नहीं पार्टी को इत्मीनान में लिया कि उनकी क्या राय है क्या नहीं है। जब वो लेंगे तो इतना बड़ा फैसला है, यकीनन मीडिया को इत्मीनान में लिया जाएगा, मीडिया के जरिए लोगों को इत्मीनान में लिया जाएगा। तो ये तो कतन मेरे इल्म से बाहर है। तो ये कल से क्या बहस छिड़ी हुई है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे। सो इट इज बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या होगा। कौन सा फैसला, ये भी अब खुले बंदों बता दीजिए, ये कौन सा फैसला है जो अभी आपने करना बाकी है? ये फैसला यही है ना जी कि जो शोर पड़ा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। पहली बात तो यह है कि वो आए तो सही, पता तो चले कि अपोजिशन ने अदम एतमाद मूव कर दी है। जब वो अदम एतमाद मूव करेंगे तो जो भी मुल्की मफाद में फैसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला वो फैसला चौधरी साहब करेंगे। अब हम आपको अभी फैसला सुना दें और पता चले कि कल अपोजिशन अदम एतमाद मूव ही नहीं कर रही और गवर्नमेंट को उन्होंने खामखा का एक मुसीबत अजाब डाला हुआ है, तो ये भी सेंस डजंट प्रिवेल्स कि हम अपोजिशन के एक मूवमेंट से पहले ही हम ये तवक्को करें कि हम अपना फैसला कर लें। सर चीमा साहब, खबर ये नहीं है कि वो मूव कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद या नहीं कर रहे। खबर ये है कि पीएमएल काफ का सेक्रेटरी जनरल, एक वफाकी वजीर, आज क्या ये कह सकता है कि तहरीक अदम एतमाद की जो ऑप्शन है वो टेबल पे मौजूद नहीं है, या ये ऑप्शन पीएमएलक्यू के लिए आज भी मौजूद है? बिल्कुल खुला है जी, कोई इसमें शक नहीं है। वो तो हम देखें, मैंने पहले कहा जो मुल्की मफाद में होगा वो करेंगे इंशाअल्लाह। मुल्की मफाद की भी तशरीह कर दीजिए फिर लगे हाथों। की मफाद ये होता है कि जी देखें, अपोजिशन आखिर अदम एतमाद मूव करेगी, बहस वो कोई एलिगेशंस तो गवर्नमेंट के ऊपर लगाएगी ना, कुछ तो कहेगी कि इस गवर्नमेंट से क्यों छुटकारा चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट उनको डिफेंड करेगी, गवर्नमेंट ने उनको रद्द करना है कि ये एलिगेशंस गलत हैं। तो उसके बाद ही जो अरकान असेंबली है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, पहले भी एक दफा बड़ी सहरासिल बहस हुई है इस पे। अगर दोबारा चौधरी साहब ने महसूस किया कि नहीं दोबारा हमने मिलना है, हम दोबारा भी मिलेंगे और उसके बाद जो अपनी बिसात में जो बेहतर फैसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो सर मुल्की मुफाद में तो आपने 10 दफा मुशर्रफ को भी वर्दी बार बार पहनानी थी और बार बार इलेक्ट करना था, ये वही मुल्की मुफाद है? लोग भी मुशर्रफ साहब के साथ थे, तो मेरे ख्याल में हमने उसके बाद भी ऑन किया था और ये भी कहा था कि जब ये आर्टिकल 6 की बातें हो रही थी तो मेरे ख्याल में चौधरी शुजात साहब वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने कहा था जी कि हमें भी साथ ट्राई करें, क्योंकि हम उनके साथ थे। हम ऑन करने वाले लोग हैं मैर, हम उन लोगों में से नहीं है कि आज अगर इनके साथ हैं कल दूसरी तरफ जाएंगे तो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाएंगे, परसों उस पर लगाएंगे। नॉट एट ऑल, ना हमारा ये वतीरा है, ना हम इस तरह करते हैं। अगर मुशर्रफ के साथ थे तो एवरीबॉडी नोज कि हम उसके साथ थे। मुशर्रफ के साथ थे, डट कर साथ थे, डंके की चोट पर साथ थे। आप ऐसे नहीं हैं जो जब साथ होते हैं तो नहीं होते, लेकिन आज आप ऐसे महसूस हो रहे हैं, साथ होके भी साथ नहीं है, साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आप कह रहे हैं अभी भी तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन खुला है, यानी कि ये कौन सा निकाय, ये कौन सी शादी है जिसके ऊपर बार बार तलाक या खुला का ऑप्शन जो है उसको लहराया जाए और कहो ये ऑप्शन ओपन है, ये ऑप्शन ओपन है। ये ऐसा इत्तेहाद तो नहीं होता ना सर। तो ये मुशर्रफ वाला इत्तेहाद तो बहरहाल नहीं है, यानी कि वो अनकंडीशनल इत्तेहाद तो ये बहरहाल नहीं है। तो सवाल तो सर आपसे फिर यही बनता है कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी होते हुए आप खुल के आज हमायत नहीं कर रहे, दैट इज अ फैक्ट। ये इत्तेहादी देखे, बात ये है कि अब कल एक स्टेटमेंट चली थी कि जी हम आपके इत्तेहादी हैं और आखिरी वक्त तक आपके साथ रहेंगे, आपकी नजर से भी गुजरी होगी। तो जब मैंने पता किया, मैंने कहा जी कि ये स्टेटमेंट चल रही है हर चैनल के ऊपर, तो पता ये चला कि जी ये चीज तो डिस्कस ही नहीं हुई। मैं आपके पास जाता हूं, मैं आपको कहता हूं कि जी मुझे आपका साथ चाहिए, तो आप कहो कि भाई मेरी जमात जो है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आखिरी दम तक आपके साथ रहेगी, आखिरी वक्त तक। बात तो यह है कि क्या मैंने आपसे साथ मांगा है? क्या कल की मीटिंग में वजीर आजम साहब ने चौधरी साहब से हेल्प मांगी है? क्या उन्होंने ये कहा है कि जी अदम एतमाद आ रहा है या नहीं आ रहा, आपकी क्या पोजीशन है? तो ये देखिए, ये सारी चीजों को सामने रख के जितना ट्रस्ट डेफिसिट आप बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। जितना कम करोगे, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उसने ट्रस्ट डेफिसिट को कम करना है, हमने नहीं कम करना।
तो जितना वो अटेम्प्ट करेंगे, जितनी वो कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से वो उसका रिजल्ट आ यानी कि जाएगा। आप कह रहे हैं आज भी अदम एतमाद है, आज भी ट्रस्ट डेफिसिट जो है बला का है, और कल की मुलाकात में वजीर आजम ने ये पूछा ही नहीं कि ये ऑप्शन आ रही है और आपका क्या राय है। वजीर आजम ने ही नहीं पूछा, और आप चाहते अगर वो पूछते तो जवाब आता। मगर सर मुझे महसूस हो रहा है, और मुझे माफ कीजिएगा, मैंने सालिक साहब का भी इंटरव्यू किया, फिर मुनीस इलाही साहब भी ऑन रिकॉर्ड आ गए, उसके बाद बड़े खुल के कामिल अली आगा साहब का भी ऑन रिकॉर्ड बयान है, और कल की खबरों के बाद आप मौजूद हैं टेलीविजन स्क्रीनों पे और कह रहे हैं ये ऑप्शन है, इट्स ऑन द टेबल। मेरा मतलब है सर, मुझे तो लग रहा है कि आजकल जो मुस्लिम लीगी जमातों की कैफियत है, मुस्लिम लीग काफ की भी वही कैफियत है। आपके अपनी जमात के अंदर बड़ी कंफ्यूजन है शायद। कुछ लोग चाहते हैं इनके साथ खड़े रहो, कुछ लोग चाहते हैं नहीं, अब दीगर ऑप्शंस को अवेल किया जाए। अंदर से काफ लीग में महसूस हो रहा है कि बहुत सी कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं महर, कि हम रोज दिन में 10 दफा सुनते हैं कि जी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है, कि जी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आ रहा है, कि जी वजीर आजम के खिलाफ आ रहा है। एक चीज सामने तो आने दें, पता तो लगे कि भाई क्या चीज सामने आती है, क्या उस मतलब कौन सा पंडोरास बॉक्स है जो खोला जाएगा, किसके खिलाफ पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है या आता भी नहीं है। देखिए ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव ही ना हो। तो आप हमसे क्यों तवक्को करना चाह रही हैं कि एक चीज, वो पंजाबी में कहते हैं कि जो पिंड बजा नहीं तो चोर पहले तैयार हो गए ने, तो आप ये क्यों तवक्को कर रही हो? कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं हुआ और हम अपना फैसला पहली कौम को बता दें कि जी ये हमारा फैसला है। सर चीमा साहब, मैं सिर्फ क्लैरिटी की तवक्को कर रही हूं, और ये क्लैरिटी रखना बुरा नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, सियासी ऑप्शंस हैं, आप उनको अवेल करें, ये आपका हक है। लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती और कंफ्यूजन मौजूद रहती है, इसका मतलब है कि आपकी जमात फकत बारगेन कर रही है और बारगेनिंग पोजीशन में अपने आप को रखना चाह रही है। जो बेहतरीन ऑफर सामने आएगी उसको देखा जाएगा। वो तो देखो ना जी, वो तो अब आपकी अपनी थिंकिंग है ना कि हम बारगेनिंग करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की, वो तशरीफ लाए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठे होंगे, वापस तशरीफ ले गए। हमने उस 15-20 मिनट में क्या बारगेनिंग की होगी? कल वजीर आजम साहब आए हैं, मैंने आपसे बड़े बावसूख तरीके से आपको ये मतलब बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हमने वहां पर क्या बारगेनिंग की होगी? कल 20 लोग बैठे हुए थे, कोई सिर्फ आपने मुझसे तो नहीं पूछना, जितने लोग वहां पर बैठे हुए थे आप सबसे पूछ सकती हैं कि क्या बात हुई है कल वहां पे। अब अगर बाहर निकलकर ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि जी वो हमारे इत्तेहादी हैं इसलिए तो चीमा साहब वजीर हैं आज तक, भाई वजीर तो मैं हूं आज तक, लेकिन फैसला तो चौधरी साहब ने कर रहा है। लेट द प्रॉपर डे काम पता लगे, अज़म एतमाद मूव होता है नहीं होता। ऐसे ही गीदड़ बबकियां अपोजिशन की कि अपोजिशन संजीदा है, तो ये बातें जो है ना ये थोड़ी सी कबल। क्या मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की है? ये शहबाज शरीफ साहब को पता होगा या परवेज इलाही साहब को। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत छोटा सा एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, तो मेरे साथ ये इतने बड़े बड़े प्लान्स नहीं डिस्कस होते कि किसने किसको क्या ऑफर किया। यकीन मानिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मगर चलें, अगर की हो तो आपकी क्या राय है, आपकी एडवाइस हो कि ये कबूल कर लेनी चाहिए ये ऑफर? सर देखिए महर, मैं आपको गुजारिश करूं कि ये जाती राय हो, सियासी राय हो, ये जैसे मुझे वसूख से पता चल गया कि ये चीज ऑफर हुई है तो मैं तभी उस पर कमेंट करूंगा ना कि क्या राय है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी बातें जो है अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी दिस इज द प्रॉपर टाइम। वैसे आप मुझसे जो कहलवाना चाहती हो बता दो, मैं नहीं, मैं चीमा साहब मैं आपसे कुछ नहीं कहलवाना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि एक मंजवा सियासतदान जो है उसने अपने हल्के में वापस जाना है, वो ग्राउंड रियलिटी जानता है, वो इस मुल्क का जो नेशनल इंटरेस्ट है बकौल आपकी उसको भी बखूबी समझ सकता है। तो आज जब आपने राय देनी होगी और आपसे राय मांगी जाएगी, सीनियर तरीन आप PML काफ की लीडरशिप के अंदर खुद मौजूद हैं, तो आप क्या राय देंगे कि फ़कत 1-1.5 साल रह गया इनके साथ, आखिरी मरहले 2023 तक इनके साथ चला जाए, या फिर टाइम इज अप, अब ये बोझ, ये बर्डन बढ़ चुका है बहुत, अब नहीं शाना बशाना चला जा सकता मजीद? देखिए जी, मैंने तो गुजारिश की है कि हुकूमत ने 3.5 साल में जिस तरीके से हम एक इत्तेहादी हैं, इस घड़ी तक तो इत्तेहादी हैं ना महर, उन्होंने जिस तरीके से हमें रखा है, कितनी मुशावरत में शामिल रखा है, कितनी मुशावरत में शामिल नहीं रखा, क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया, वेदर वी आर हैप्पी और वी आर नॉट हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड और वी आर नॉट सेटिस्फाइड। आखिर देखिए, हमने अपने हलकों में वापस जाना है,
हमने अपनी आवाम को फेस करना है। ये तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ना, तो हम छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी सही, लेकिन हमने आखिर जहां जहां पर इलेक्शन लड़ना है हमने लोगों को फेस करना है। तो हम कम से कम ये जरूर चाहेंगे कि हम एक ऐसे बैगेज के साथ ना जाएं कि कल को हमें उधर से बिल्कुल ही मायूसी का सामना हो। यानी कि ये बोझ भारी महसूस होना शुरू हो गया है सर, यानी और मगर बहरहाल आज ये भी कहा है शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कि उनको आपकी जमात की ज़रूरत दरकार नहीं है तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए। जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप जो है सर, आपकी खबर, आपकी मालूमात के मुताबिक कितना मुतहर्रिक है, कितने लोग इंगेज हो चुके हैं अपोजिशन से? जहांगीर तरीन के साथ तो हमारी दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे कुलीग हैं, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो कर ले, हमें खुशी होगी। ठीक है ना, हम तो अपना फैसला अपने मिजाज, अपनी पार्टी, अपनी मर्जी से करेंगे। हमने तो अपना फैसला करना है, हमने कोई जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का फैसला तो करना नहीं, ना हमने जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को डिक्टेट करना है। वो खुद एक जिम्मेदार आदमी है, खुद एक ऑनरेबल आदमी है, वो अपना फैसला खुद बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, वो यकीनन करें, हमें तो उस पर कोई एतराज नहीं है। नहीं तो मुझे बताइए कि फिर बहुत से लोग बशमूल फवाद चौधरी साहब का मानना है कि वो कभी डैमेज नहीं करेंगे तहरीक इंसाफ को, लेकिन कुरैशी साहब अपनी जगह कायम हैं कि बहरहाल अब उनके साथ उनके बंदे नहीं खड़े, वो खुद अकेले हो चुके हैं, उनका ग्रुप जो है वो वोट इमरान खान को ही देगा और खड़ा इमरान खान के साथ ही है। आपकी इसमें क्या रीडिंग है सर? पंजाब में मौजूद है, मुतहर्रिक हैं, वो सारे तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं, फिर तो ये तो वैसी खुशी की बात होनी चाहिए ना पीटीआई के लिए। देन वेयर इज द कंसर्न, वेयर इज द वरी? देयर मस्ट नॉट बी एनी वरी। अगर वो सारे पीटीआई के साथ खड़े हैं फिर तो ये और भी खुशी की बात है, और अगर वो पीटीआई के साथ नहीं खड़े तो फिर ये यकीनन कंसर्न वाली बात है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए कि वो मेहरबानी करें, वो सिंध के लॉ मार्च को छोड़ के इस्लामाबाद आकर मामलात को संभालने की कोशिश करें। मगर हमारी चीमा साहब ये भी मालूमात है कि इनफरादी राब्ते हो रहे हैं अब इस सतह पर। 48 घंटे रह गए हैं, शायद दिनों की, हफ्तों की बात हो, इनफरादी राब्ते हो रहे हैं। आपसे इनफरादी तौर पर राब्ता किया है हिज़्ब इख्तिलाफ की किसी जमात ने या किसी और ने? करो, सारी जिंदगी में इनफरादी राब्ता किसी ने नहीं किया। ये मेरी इतनी बदकिस्मती है कि ऑल माई लाइफ मेरी हसरत ही रही है कोई आगे मुझसे इनफरादी तौर पर राब्ता करे। आई एम ए वेरी क्लियर पर्सन, वेरी स्ट्रेट पर्सन। मैं जिसके साथ होता हूँ एवरीबॉडी नोज। मैं चौधरियों के साथ हूँ तो सारे जहान को पता है कि मैं चौधरियों के साथ हूँ। तो ये इसमें मैं मतलब इतना वो लूज बॉल कभी नहीं खिलाई कि हर कोई आके मुझसे पूछे कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहा है। जो लीडरशिप फैसला करेगी उस पर आमीन है, उसको हम सब इम्प्लीमेंट करेंगे। सर मगर लूज बॉल कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खेल रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने अभी से थोड़ी देर पहले ये बयान दिया कि उनकी आज सुबह ही परवेज इलाही साहब से बात हुई है और उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि हम आपके साथ 2023 तक खड़े हैं। अगर तो फवाद चौधरी साहब को परवेज इलाही साहब ने यकीन दिला दिया है तो फिर वेयर इज द कंसर्न? फिर तो खुशी की बात है ना। फिर तो इनको ढोल बजाने चाहिए कि परवेज इलाही साहब जिनको पूरी पार्टी ने बाख्तियार किया है, जब उन्होंने फवाद चौधरी को कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं तो फिर तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूं, मैं फेडरल मिनिस्टर हूं, मैं MNA हूं, और मेरे कम से कम इल्म में नहीं है कि मेरी भी आज चौधरी साहब से 3-4 दफा तो बात हुई होगी कम से कम। मुझे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कोई फैसला कर लिया है या वो किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल PMLQ और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब मौजूद थे। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, अब रुख करेंगे PMLN के रहनुमा और तर्जुमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो बड़े खुशगवार मूड में हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आप ऐसे खिलखिला रहे हैं जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने 48 घंटे की डेडलाइन क्या दी। लगता है आप लोग फुल गियर में आ गए। कुछ सिचुएशन और जो खाका था, जो मुबहम था चंद हफ्तों पहले, वो हतमी शक्ल इख्तियार कर गया। एक्साइटिंग पीरियड है पाकिस्तान की तारीख में। एक तो नो कॉन्फिडेंस एक दफ़ा ही पहले आया मेरे ख्याल है 89 में। उस वक्त मुझे नहीं क्या पता कि क्या हालात थे, क्यों वो ख़राब हुआ था, सक्सेसफुल नहीं था। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग वीक और मेक और ब्रेक है। और सबसे ज़्यादा ब्रेक तो मेरे ख्याल है इमरान खान के लिए, मेक हमारे लिए है। अगर उसकी वजाहत भी कर से कह सकते हैं आप, अल्लाह ताला, जाहिर सी बात है इंशाल्लाह ताला बला का एतमाद है दोनों अतराफ से। मगर नहीं, उधर से कौन सा क्या वो कह रहे हैं कि आपके फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं, कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि आपके पास फवाद चौधरी तो हवाई फायर करते हैं। फवाद चौधरी ने जो कहा, एक मीटिंग को कोट करके कहा कि PMLQ ने कहा कि थे, हैं इत्तेहादी और रहेंगे।
प्लीज यार, ये ऐसी, और वो चीमा साहब कह रहे हैं कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल है लेट्स नॉट कोट फवाद चौधरी ने तो अच्छा, अब आप, बिकॉज़ अभी आप चीमा साहब से भी हमने बात की, आपने ये बात सुनी, एंड ही सेज ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, बट येट शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि हमें काफ लीग की जरूरत नहीं है तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए। क्लैरिफाई कर दूं मैं, उसको क्लैरिफाई कर दूं। व्हाट ही मींस इज कि हमारे पास 172 जो हैं नंबर्स पीटीआई के मिला के हैं, पीटीआई की सफों से हैं जी, पीटीआई को मिला के ना अपनी मेरे प्रोग्राम में कहा था 4 वफाकी वुज़रा भी हैं इसमें हमसे राब्तों में, और अब्बासी साहब ने बाद में कहा था कोई वफाकी वजीर हमसे इन टच नहीं है। आप भी हवाई फायरिंग करते हैं? नहीं, हम हवाई फायरिंग नहीं करते। आपने मेरे से शायद 2 हफ्ते पहले पूछा होगा, ये एक जाहिर सी बात है, एक प्रोसेस है जो चल रहा है जिसमें कुछ लोग आए, कुछ लोग निकल गए, कुछ नए लोग आ गए, ठीक है। वफाकी वुज़रा हैं या नहीं है, इस वक्त वो बहस नहीं है। 172 का नंबर हमारे पास है विदाउट द इत्तेहादी पार्टी। पूरा हो चुका है। हम इत्तेहादी पार्टीज को लेके क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए लेके जाना चाहते हैं कि उसका मैसेज बहुत स्ट्रांग है, उसका वेट बहुत स्ट्रांग होगा पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, कि ये देखें वो पार्टीज जो इनके साथ बैठी थी वो खड़े होकर कह रही हैं कि हमें ये शख्स और या ये पार्टी पीटीआई हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये जो बोझ है और जितनी तबाही में चाहिए, तो उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। और जितना ब्रॉड बेस्ड होगा महर, उतना ज्यादा अच्छा होता है। जब आप प्राइम मिनिस्टर का भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाते हैं, चीमा साहब को सुना, सेक्रेटरी जनरल ने काफ लीग के, वो कहते हैं हमने तो फैसला ही नहीं किया और आप लोग तो 72 घंटों में मेक और ब्रेक करने वाले हैं। हम पॉजिटिव कैसे लेते हैं? वो इत्तेहादी हैं। हाँ। 2 हफ्ते से ये खेल हो रहा है, वो आके बड़े आराम से कैसे थे, हम तो इत्तेहादी पार्टी है, देयर इज नो क्वेश्चन, खुल के हिमायत कर देते नहीं की ना, नहीं कर रहे तो किस उसका मतलब क्या है? हमारे लिए पॉजिटिव है आपके। मुझे बताइए कि ये तहरीक आपकी अंदाजे के मुताबिक, हाउ यू आर रीडिंग द सिचुएशन, दारुल हुकूमत में आप भी मौजूद हैं, कब आएगी? अभी एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, लेकिन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सून। वेरी वेरी सून। 72 घंटों के अंदर की बात कर रहे हैं, 72 घंटे, डेज, दिनों की बात है जी। और आप पूरी उम्मीद है कि आपके पास नंबर पूरे हैं, तो ही इज आउट। उसके बाद मुझे बताइएगा, ही इज आउट ओनली एंड ओनली व्हेन यू नो कि आपके और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के माबैन क्या अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग भी हतमी शक्ल इख्तियार कर गई है? नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका बाहर जाना, और उसके बाद खला पैदा हो जाए तो सही है, वैक्यूम ही सही पैदा होना, वो चला जाए। खला पैदा होने का मतलब ये है, इतनी है शिद्दत सिस्टम, सर सिस्टम वैक्यूम में खड़ा हो जाए, सारी दुनिया में होता है। कौन कई ममालिक में तो ऐसा हुआ है, बेल्जियम या पता नहीं, मुझे नहीं पता, कि 6 महीने तक फैसला नहीं हो सका था प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से। देखें, ये चीज जो है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स। फैसला हो चुका है, ना बताएं, हो चुका है? जी, फैसला हो चुका है जी, कि अगला प्राइम मिनिस्टर किस लेकिन अगर कहीं फैसला, दैट्स इनफ फॉर मी, दैट्स इनफ फॉर मी। आप कह रहे हैं फैसला हो चुका है कि कौन सी जमात से अगला प्राइम मिनिस्टर। जी, जाहिर सी बात है। अब अगला सवाल, ये फौरी इलेक्शन कॉल कर दिया जाएगा या 1 साल के लिए हुकूमत रहेगी? फैसला हो चुका है? अगेन ये फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है, पता चल जाएगा। मैंने नहीं कहा, अभी बताएं, फैसला हो चुका है। जी, ये भी फैसला हो चुका है। लेकिन एक चीज मैं वजाहत कर दूं, व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? आप जो कह रही है ना कि एक चीज माइन्यूटेस्ट डिटेल क्या वर्कआउट हो चुकी है, अगर कोई ऐसी डिटेल रह गई है जिसकी वजह से पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई दुश्वारी पेश आती है, क्या होगा? असेंबली टूट के नया इलेक्शन की तरफ चले जाएगी कौम? वो तो मियां साहब चाहते ही जी। तो व्हाट इज द इशू? देयर इज नो इशू। इशू इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे प्रोग्राम में 24 घंटे से कम हुए हैं और उनके सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि सारी कंफ्यूजन ही पीएमएलएन में है, वक्त का ज़या पीएमएलएन कर रही है, कंफ्यूज। आप कह रहे हैं कि व्हाट्स द बिग डील, इलेक्शन कॉल हो जाएंगे, नहीं चाहती पीपल्स पार्टी। मैं कह रहा हूं वर्स्ट केस सिनेरियो ये है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो। तो इशू क्या है? कौन सी सतह पर ये गुफ्तगू और डिटेल्स हो रही हैं डायरेक्टली बराह रास्त? एक मैं आपको वजाहत कर दूं, बड़े मियां साहब से राब्ते में एक मैं वजाहत कर दूं अपने एंगल से भी और अपने साथियों के एंगल से भी, क्योंकि आपने शाहिद खाकान अब्बासी को भी कोट किया था। ये जो अभी जितनी भी ये चल रहा है ना, दिस इज नोन, द डिटेल्स आर नोन टू वेरी फ्यू पीपल, एटलीस्ट इन पीएमएलएन। मैं पीवीपी के बारे में नहीं कह सकता कि उन्होंने कितने लोगों से शेयर किया, और उसकी रीजन है हम उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जितने ज्यादा लोगों तक बात पहुंचती है उतना ज्यादा लीक आउट होने का डेंजर होता है और उतने ज्यादा उसका अनसक्सेसफुल होने का चांस होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचे, और मुझे नहीं पता कि अब इस फैसले में तब्दीली आ गई है कि नहीं, मगर ये मैं ज़ाती तौर पे जानती हूँ, बड़े बावसूख क्या आप समझ लीजिए कि भाई ठोस मालूमात हैं कि शहबाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते केयर टेकर सेटअप में, और नून का भी नहीं चाहते, क्योंकि अगला जो भी होगा उन्हीं ने होना है, नून का नहीं चाहते। तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ही आ रहा है अभी तक जो हमारी मालूमात हैं।
तस्दीक करेंगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता तस्दीक, 2 रीज़न से। एक तो ये है कि आई एम नॉट प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन, ओके। तो मैं अब यहाँ फवाद चौधरी की तरह हवाई फायरिंग तो नहीं करूँगा, और ना ही मैं ऐसी चीज़ करूँगा कि जिससे आज हेडलाइन बन जाए और कल मेरा मुंह काला हो। और ये बताइएगा कि अब OIC का इजलास होने वाला है 23 मार्च को, पूरी दुनिया के लोग इधर, रिप्रेजेंटेटिव्स इधर मौजूद होंगे, हुकूमत चेंज हो रही होगी इधर सर, तो क्या हुआ? वैसे इसमें क्या बात है? कोई इशू नहीं है। पूरी दुनिया में जमहूरी ममालिक में क्या इंतजार किया जाता है कि OIC की मीटिंग पहले हो जाए, फिर जाके चेंज हो ऑप्टिक्स की बात कर रही हूँ, यानी कि इशारे मिल चुके हैं। नहीं, अगर 23 मार्च तक देखें ना, टाइम इज ऑफ एसेंस, ये आप एग्री करती है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हम उसको 23 मार्च तक इसलिए डिले कर दें कि वो एक बात बता दीजिएगा जाते जाते सर, एक बात बता दीजिएगा कि तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों से आपके पास इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि आप इस तहरीक को कामयाब कर सकते हैं। ये इलेक्टेबल्स हैं या तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़के आए थे लोग? मेजॉरिटी टिकट पर लड़के आए थे। इतने मायूस हो चुके हैं, टिकट पे लड़के आने वाले अब छोड़। नहीं, इलेक्ट तो वो होके आए थे, इलेक्ट तो वो होके आए थे, लेकिन अब मायूस है 3.5 साल की हुक्मरानी के बाद। अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जब वो जाते हैं तो उनको जूते पड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि आगे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर कहाँ है। ठीक है। और सर बिकॉज अब तो स्मूथ सेलिंग लग रही है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, बकौल आपके। जी। तो अब तो मियां साहब के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए वापस आने की, आप उनके तर्जुमान भी हैं। पहले अगली खुशखबरी आप देंगे? अभी तो आजकल तो वजीर आजम ही खुशखबरी पे खुशखबरी दे रहे हैं, आप भी सुना दें। 1 स्टेप एट अ टाइम। सुप्रीम लीडर आपके आ रहे हैं। 1 स्टेप एट अ टाइम। बहुत सी चीज़ें, बहुत ही हमारे लिए तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जाहिर सी बात है जो हमारे ऊपर जो इतना हमला हुआ था इस हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, हम समझते हैं कि वो हल्का होगा। नॉट बिकॉज के हमारे केस हम चाहेंगे कि इधर उधर हो जाए, बट जो जाली केसेस बनाए थे। जहांगीर खान तरीन ग्रुप से भी मदद दरकार है आपको? उधर के भी कुछ नंबर है आपके पास? जी, जाहिर सी बात है, उधर के भी नंबर। वो नाराज बैठे हुए काफ़ी से, उनके MNAs MPs वगैरह, तो वो उधर से ही बल्क उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान है नवाज शरीफ साहब के। आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी खबर दे चुके हैं, मेक और ब्रेक का वक्त आ चुका है और फ़कत दिनों की बात है कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे वज़ीर आज़म के खिलाफ दिनों के अंदर अंदर, और इसको कामयाब भी करेंगे। और इसके अंदर तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों से लोग उनके साथ मौजूद हैं जो डायरेक्टली इलेक्शन लड़के मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम PTI के टिकट के ऊपर आए हैं। क्या नून लीग इनको टिकट देगी कि नहीं, ये एक मुअम्मा है अभी भी। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था, जो बड़ी खबर है कि जो तफसीलात हैं पोस्ट नो कॉन्फिडेंस मूव, जो सारी डिटेल्स है, अगला वजीर आजम कौन होगा, हुकूमत कितनी देर के लिए रहेगी, क्या किया जाएगा, ये सारी तय पा चुकी है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक अहम तरीन इजलास हुआ है। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक हुए। इजलास में कौमी सलामती अमूर के अलावा खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पेश नज़र आलमी सतह पर रियासत की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई है। नाज़रीन, यूक्रेन पर रूसी अफवाज के हमले को 7 दिन गुजर चुके हैं और अब टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दीगर हथियारों से लैस फौजी कॉन्वॉयज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ पेश कदमी कर रहा है। ये जहन में रखिए, 65 किलोमीटर तवील ये काफिला अगले 24 से 48 घंटों में कीव के सदर दरवाजे पर दस्तक देगा, जबकि रूसी एयरफोर्स और जमीनी दस्ते 3 सिमतों से यूक्रेन के दिल यानी कि कीव की जानिब रवां दवा हैं। दर्जा हरारत बढ़ चुका है और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के बड़े शहरों पर बमबारी जारी है कि जिसके नतीजे में खार्किव, खुरसून और ओडेसी तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। जबकि यूक्रेनी फोर्सेस का यह दावा है कि कीव पर रूसी अफवाज के इब्तदाई हमलों को नाकाम बनाने के अलावा यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से 6000 से जायद रूसी फौजी मारा जा चुका है। यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक बहरी और फिजाई के अलावा अब रूस की जानिब से छाता बरदारी फौज यानी कि पैराट्रूपर्स भी खारीफ में उतारे जा चुके हैं कि जिसके बाद खार्किव में जंग तेज हो चुकी है। जबकि रूस का ये दावा है
कि खार्कीव पर कब्जा मुकम्मल हो चुका है। रूस के फौजी दस्ते शुमाल, मशरिक और जनूब के मुख्तलिफ इलाकों में फैल चुके हैं और मिसाइल, तोपखाने और रॉकेट्स की मदद से रूसी ज़मीनी अफवाज की पेशकदमी का रास्ता साफ किया जा रहा है। नाज़रीन, शुमाली यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सरहद से हमला किया गया, जबकि मशरिक में यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्कीव पर रॉकेट्स, फिजाई बमबारी और लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला किया गया है। इसी तरह जनूब की जानिब से क्रीमिया और खरसून और डम्बाश जो है, इनके रीजन्स की तरफ से हमला किया गया है और रूस की जानिब से फिजाई बमबारी के बाद इंसानी हकूक की तंजीमों ने इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर दिया है कि रूस जंग के दौरान जो है वो थर्मो ब्रेक हथियार जो है या फिर वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, मगर यूक्रेनी इलाके सिम्मी में ऑयल रिफाइनरी पर हमले के दौरान वैक्यूम बम से धमाके किए गए थे। नाज़रीन, इसी तरह यह भी दावा सामने आ रहा है कि रूस जंग में ममनुआ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वैक्यूम बम माहौल से ऑक्सीजन का खात्मा करते हैं कि जिससे दर्जा हरारत में इजाफा हो जाता है और इसके नतीजे में जोरदार धमाके होते हैं और धमाकों के नतीजे में हर चीज़ भाप की तरह गायब हो जाती है। यानी कि अगर इंसानी वजूद करीब हो तो वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। 3 रोज कबल सदर पुतिन की जानिब से जोहरी अफवाज की हाई अलर्ट करने का हुक्म जो है वो मंजर आम पर आया, इसकी हेडलाइंस हुई, लेकिन अब अमेरिका और दीगर ममालिक की तरफ से भी नताइज भुगतने की धमकी दी जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने पहले स्टेट ऑफ यूनियन खिताब के दौरान कहा है कि पुतिन की जंग मनसूबाबंद और बिला इश्तियाल थी और आमिर को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। जबकि रूसी वजीर खारजा जो है, उनका यह कहना है कि हमें असल खतरा यूक्रेन के जानिब से एटमी हथियारों का हसूल और उनका हमारे खिलाफ मुमकिन इस्तेमाल है। और अगर हम खित्ते में एटमी हथियारों को देखें तो नाज़रीन ये जहन में रखें कि रूस के पास तकरीबन 5,977 जोहरी वॉरहेड्स मौजूद हैं, नेटो के पास 5,943 और चीन के पास 350 वॉरहेड्स मौजूद हैं। जबकि माहिरीन के मुताबिक 1500 से ज़ायद रूसी वॉरहेड्स रेडी टू फायर हैं। एज ऑफ राइट नाउ रेडी टू फायर यूक्रेन के पास कोई हथियार मौजूद नहीं है, क्योंकि 1994 में अमेरिका, रूस और बरतानिया ने यूक्रेन की हिफाजत यकीनी बनाने का मुआहदा किया था कि जिसे बुडापेस्ट मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है, और मुआहदे के तहत यूक्रेन ने खुद को जोहरी हथियारों से खुद पाक किया था। आर्मी माहिरीन का ये मानना है कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम जो है यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। तेल की $111 फी बैरल की सतह पर कीमत पहुंच चुकी है और अब पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया अपनी अलाइनमेंट वाज़े कर चुकी है। पाकिस्तान को जल्द फैसला करना होगा क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। बहरहाल दबाव भी बढ़ रहा है, वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान को रूस और यूक्रेन से गंदम चाहिए, गैस चाहिए, जबकि मगरब और अमरीका से इमदाद और तिजारत हमारी ज़रूरत है। बात करते हैं वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। सर, द प्रेशर इज़ माउंटिंग, अभी भी UN के अंदर वोटिंग हो रही है। इस वक्त 22 ममालिक जिसमें यूरोपियन यूनियन है, कैनेडा है, जापान समेत दीगर ममालिक हैं, इन सब के नुमाइंदगान का पाकिस्तान को खत लिखा गया है। प्रेशर है कि यूक्रेन पर रूसी हमले की मुजम्मत की जाए। इस सिलसिले में हमने क्या सोचा है? देखिए मेहर, हम क्या कह रहे हैं, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, इमरान खान का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। वो कह रहे हैं कि जंग और जदल मसले का हल नहीं है, इससे मुश्किलात में इजाफा होगा। कोविड ने दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया है और इस जंग की वजह से तेल की कीमतें चढ़ रही हैं, गंदम की कीमत में इजाफा हो रहा है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो मजीद दबाव में आएंगे, जो इंडेटेड मुल्क हैं वो मजीद मुश्किलात में आएंगे। खुदारा बैठ के इसका हल निकालें, और यही हम चाह रहे हैं। हम जो इंटरनेशनल लॉ है, UN चार्टर की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे कभी अपने आप को अलग नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपने तजर्बे से सीखा है कि बिला वजह किसी कॉन्फ्लिक्ट में जो हमारा पैदा करदा नहीं है उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, हमने अपने आप को मुलव्वस नहीं करना। वो जो आज 22 हजरात हमें मिल रहे हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मेरा बड़ा अच्छा, मेरी देखिए इन 4 दिनों में इसी काफिले के दौरान, इस मार्च के दौरान मेरी ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है,
मेरी पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, मेरी रोमानिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, मेरी इंशाल्लाह जर्मनी से होने वाली है। मैं पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव उनको पेश कर रहा हूँ। अब मैं यूरोपीय यूनियन गया, मेरा वहाँ डायलॉग हुआ। अब बात ये है कि ये ही मुमालिक हिंदुस्तान को सवाल क्यों नहीं करते? वो तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, उसने एब्सटेन किया। हिंदुस्तान ने कल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एब्सटेन किया। देखिए, अपने यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मेरे बहुत मोहतरम है, मेरे दोस्त भी हैं, एंड आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, हिज रॉयल हाइनेस शेख अब्दुल्ला, वो मॉस्को में है। ही इज द मोस्ट एलाइड ऑफ द एलाइड। वो क्या कर रहे थे? हम पे इतराज किया था लोगों ने। देखिए, मुल्कों को बड़ा सोच समझ कर चलना होता है। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमें किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना। सर, हम ऐसी पोजीशन में है कि रूस से भी हमें गंदम और गैस लेनी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि खुद मुख्तार मुल्क पर एक पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया है, तो इसकी मजम्मत करने का तो बहरहाल प्रेशर आता रहेगा। तो किस तरह इसको हम अवॉइड करेंगे? आप जी मेहर, वी आर वॉचिंग द इवॉल्विंग सिचुएशन। द सिचुएशन इज नॉट स्टैटिक। मेरी कल शाम को लंबी गुफ्तगू हुई है रोमानिया के फॉरेन मिनिस्टर से, और मैंने इनको कहा कि आई वांट योर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। ही गेव मी हिज असेसमेंट, वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रेंडली असेसमेंट। दे शेयर अ 400 माइल बॉर्डर विद यूक्रेन, और 1 लाख के करीब रेफ्यूजी उनकी तरफ मुंतकिल हो चुका है। कलामी माफ, असेसमेंट्स अपनी जगह, लेकिन आपने भारत की मिसाल दी, तो हमारे पास मिसाल तो चाइना की भी मौजूद है कि जिसके बड़े मजबूत रवाबित और ताल्लुकात हैं रूस के साथ, लेकिन दे वेरी मच देयर। उन्होंने यूक्रेन हुकाम से भी रब्ता किया है, पोजिशनिंग भी ले रहे हैं, दे वेरी मच प्रेजेंट इन द यूएन। मैंने रीच आउट किया है, मैंने कल बात की है उनके साथ। चाइना ने कल रशिया पे जो सैंक्शंस इनको रिलैक्स किया है, चाइना ने एब्सटेन किया है, चाइना ने कल ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नो वोट किया है। जी ऐसा ही है। कुरैशी साहब, मुझे एक बात बताइए, द $1 million क्वेश्चन, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप बड़े लोगों से राब्ते में हैं, यू आर टॉकिंग टू ऑल द राइट पीपल इन द राइट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। बड़ा सीधा सा सवाल है सर कि क्या न्यूक्लियर वॉर का इम्कान है? देखिए मेहर, दैट इज सुसाइड। अगर कोई खुदकुशी करना चाहता है तो इस तरह सोचेगा। कोई समझदार जी शऊर इंसान सोच भी नहीं सकता। I don't think that would be the most stupid thing even to contemplate। अल्लाह ना करे ऐसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, कह रहे थे कि ये सुसाइड होगी, कोई भी ये नहीं सुन रहा। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से अब ये मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा रूस की रुकनियत ख़त्म कर दे। इसको सितम ज़रीफ़ी कहिए, इसको हिपोक्रेसी कहिए, इसको क्या कहना है, आपने जो नाम देना है इसको दे लीजिए। कि वो एक ऐसा मुल्क जिसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अब तक 70 से ज़ायद मुल्कों के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैक कर दिया है, वो मुल्क दूसरी जंग अज़ीम के बाद तश्कील दिए जाने वाले इदारे यूनाइटेड नेशन से कह रहा है कि अब रूस को निकाल दिया जाए। आपको जल्दी से बता देते हैं कि इस लिस्ट के अंदर अमेरिका ने अब तक चीन, शाम, ईरान, कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, सूडान, चिली, अर्जेंटीना, लेबनान, लिबिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, यमन, ब्राज़ील, वेनेजुएला समेत दीगर ममालिक में बम अटैक्स, सैबोटाज, अटेम्प्टेड रिजीम चेंज, यू नेम इट, ये सारी कोशिशें की हैं। बट ऑफ कोर्स द हिपोक्रेसी लिव्स ऑन। यूनाइटेड नेशंस के इमरजेंसी सेशंस भी बुलाए जाते हैं यूक्रेन के ऊपर, फ़लस्तीन पे नहीं, कश्मीर पे नहीं, इराक पे नहीं, यमन पे नहीं। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।